हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NCERT अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि जो मूविंग मैग्नेटिज्म है वो मूविंग चार्जेस की वजह से होता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि नेचर लव सिमेट्री। ठीक है, तो जैसे कि उसका कॉज का इफेक्ट, कॉज क्या था? करंट, मूविंग चार्जेस का इफेक्ट था मैग्नेटिक फील्ड। साइंटिस्ट ने इस बात पे फोकस किया कि क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी क्या करंट इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, और ये बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसी के बारे में पूरा चैप्टर है, देखेंगे इसको हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिज्म से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसिडर्ड सेपरेट एंड अनरिलेटेड फिनोमिना फॉर अ लॉन्ग टाइम. In the early decades of the 19th century, experimental electric current by Oersted, Ampere and a few others stabilized the fact that electricity and magnetism are interrelated. ठीक है, तो पहले ये समझा जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये दोनों अलग अलग फिनोमिना है। ठीक है, लेकिन 19th सेंचुरी में के स्टार्टिंग में ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि करंट कैरिन कॉइल के बगल में हम मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, डिफ्लेक्शन शो करता है। एम्पियर और दूसरे साइंटिस्ट के हेल्प से उन्होंने ये स्टेबलाइज कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटर रिलेटेड है। ठीक है, दे फाउंड दैट मूविंग चार्जेस, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। For example, an electric current deflects a magnetic compass needle placed in its vicinity. ठीक है, तो हमने देखा था कि कैसे एक मैग्नेटिक कंपास को जब हम करंट कैरिंग कॉइल के बगल में या करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में जब हम मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, तो उसकी विसिनिटी में रखते हैं, उसके सराउंडिंग में रखते हैं, उसके पास रखेंगे नेबरहुड में, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। दिस नेचुरली रेजेस द क्वेश्चन इज लाइक, इज द कन्वर्स इफेक्ट पॉसिबल? तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? कैन मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट्स? क्या मूविंग मैग्नेट्स भी, जब मैग्नेट मूव करेगा, ठीक है, मैग्नेट मूव करेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा? तो डज द नेचर परमिट सच अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? तो क्या नेचर में एक रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का? तो आंसर इज रिसाउंडिंग यस। ठीक है, तो इसका आंसर यस है, तभी ये चैप्टर है। ओके, द एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फेराडे इन इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन USA कंडक्टेड अराउंड 1830 demonstrated conclusively that electric current were induced in closed coil when subject to changing magnetic field. तो माइकल फेराडे जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, आप उनकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ना, देखना कि कैसे एक बुक बाइंडर कैसे इतना बड़ा फिजिसिस्ट बन पाया। ठीक है, उनकी बेसिक्स नॉलेज कुछ भी, उन्होंने बेसिक जो एजुकेशन उनकी नहीं थी, बट उसके बावजूद एक इंटरेस्ट था फिजिक्स को जानने का और इसमें कुछ कर दिखाने का। तो कैसे एक जुनून था जिसकी वजह से उन्होंने बुक बाइंडिंग करते करते इतना अपना एक नाम फिजिक्स में स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, तो इनकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ना। तो इन दोनों के एफर्ट से, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से ये इन्होंने प्रूफ किया, जो हम जब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कि क्लोज कॉइल में जब हम मैग्नेटिक फील्ड, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये बात ध्यान रखना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट कराएंगे, जब उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके पास लाएंगे, ठीक है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे उसकी विसिनिटी में, ठीक है, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यही चैप्टर में हमें पढ़ना डिटेल में, एक्सपेरिमेंट भी हमें देखने।
In this chapter, we will study the phenomena associated with change in magnetic field and understand the underlying principle. ठीक है, तो इसी को हमें समझना है और ये इसके जो प्रिंसिपल से रिलेटेड उसको हमें समझना है. ओके, the phenomena in which electric current is generated by varying magnetic field is approximately called electromagnetic induction. तो electromagnetic induction क्या है? जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना कहेंगे. ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर. व्हेन फैराडे फर्स्ट मेड पब्लिक हिज डिस्कवरी दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ वायर लूप प्रोड्यूस अ स्मॉल करंट इन द लेटर, ही was asked what is the use of it. His reply was what is the use of a newborn baby. ठीक है, तो जब फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट अपना, ये डिस्कवरी अपनी दिखाई कि एक करंट कैरिंग वायर में से, वायर लूप में से हम बार मैग्नेट को मूव कराते हैं, इनमें रिलेटिव मोशन कराएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा. और इस उनसे ये पूछा गया तब कि इसका यूज़ क्या है, तो उनका रिप्लाई था कि एक नए बॉर्न बेबी का, ठीक है, जब एक नया बच्चा जन्मा है तो उसका यूज़ क्या होता है. ठीक है, एक नई चीज़ थी और देखो अब ये चीज़ जो थी ये आगे चल के पूरी फिज़िक्स को बदलने वाली थी और हमारी लाइफ को, जो आज हम इतनी अप्लायंसेस यूज़ कर पा रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही पॉसिबल है. ठीक है, तो इतनी बड़ी डिस्कवरी, ये जो न्यूबॉर्न बेबी था, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना, ये आगे चल के पूरा फिजिक्स को बदलने वाला था. ओके, नाउ द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ नॉट मेयरली ऑफ थियोरेटिकल और एकेडमिक इंटरेस्ट बट ऑल्सो प्रैक्टिकल यूटिलिटी. ठीक है, तो बस थियोरेटिकल और एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए ही नहीं, प्रैक्टिकल हमारी लाइफ कैसे बदली इससे, इसको भी हम समझेंगे. ठीक है, पूरा चैप्टर इस पर ही बेस्ड है. आगे एप्लीकेशन देखेंगे इसकी, जो हम एसी, बेसिकली एसी जनरेटर, ओके, और भी सारी चीज़ें, जैसे कि अगर हाँ ये फिनोमेना डिस्कवर नहीं होता तो इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिक लाइट्स, नो ट्रेन, नो टेलीफोन्स एंड नो पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है, तो इन चीज़ों के बिना तो आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो ये चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही पॉसिबल है. ठीक है, द pioneering experiments of Faraday and Henry have led directly to the development of modern day generator and transformer. ठीक है, तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से ही जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स पॉसिबल है. ओके, और जनरेटर और ट्रांसफार्मर को इस चैप्टर में और ट्रांसफार्मर को आगे चैप्टर में हमें स्टडी करना. ओके, today civilization owes its progress to a great extent to the discovery of electromagnetic induction. ठीक है, तो आज की जो जनरेशन है इसको एक बहुत बड़ा थैंक्स बोले या फिर एक बहुत बड़ा आभार बोले जो इन दोनों साइंटिस्ट को के लिए है कि इनकी डिस्कवरी की वजह से ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही हमारी लाइफ इतनी बेटर हो पाई है. ठीक है, तो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे. ठीक है, जनरली मैं एक वीडियो में एक पैराग्राफ की कोशिश करता हूँ. ठीक है, बट इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पैराग्राफ एक वीडियो में हो सके. ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे 6.2 द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी. तो क्या एक्सपेरिमेंट थे वो, अब उनको समझेंगे. The discovery and understanding of electromagnetic induction based on the long series of experiment carried out by Faraday and Henry. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी तो हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे फैराडे और हेनरी ने इसको अचीव करने के लिए, ये हम बस इमेजिन नहीं कर सकते. आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने कितने फेलियर का सामना किया होगा. ठीक है, हम लेकिन डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट से उनको ये डिस्कवरी कर पाए. ओके, तो एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 देखेंगे.
एक्सपेरिमेंट 6.1 shows a coil C1 connected to a galvanometer G। ठीक है, तो कॉइल C1 देखो, कॉइल C1 ये रहा है ना, पहला जो है फिगर वो यहाँ है ना, ठीक है, इसमें कॉइल C1 आप देख सकते हो ये कॉइल है और इसे हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। साथ ही साथ कुछ नोट में भी लिखा है, उसको भी देखते हैं। Whenever the term coil or loop is used, it is assumed that they are made up of conducting material and are prepared using wire which are coated with insulating material। ठीक है, तो जब भी हम coil और loop टर्म यूज़ करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि ये कंडक्टिंग मटेरियल से बने होंगे, ओके, वायर से बने होंगे और उसमें कोटिंग की गई होगी इंसुलेटिंग मटेरियल का, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे फिर तो, लेकिन वैसे आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर एक कॉइल है, ओके, ये कॉइल है और इसे हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और ये मैग्नेट को मूव कराएंगे। ठीक है, अभी रिलेटिव मोशन कराएंगे इसमें, तो क्या होगा इसको समझेंगे। ठीक है, when the north pole of a bar magnet is pushed towards the coil, the pointer of the galvanometer deflects। तो जब हमने नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ पुश किया तो मैं क्या देखता हूँ, तो हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, जब नॉर्थ को, एक बार मैग्नेट को, नॉर्थ पोल को हमने कॉइल की तरफ पुश किया तो हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। ओके, आगे बढ़ेंगे फिर, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। और आपको पता है कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें करंट फ्लो हुआ होगा तभी तो डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है, करंट को ही मेजर करता है, करंट को ही डिटेक्ट करता है। ओके, सो विच इंडिकेट्स व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन which indicates reversal of the current direction। और जब हमने मैग्नेट को पुश किया, पुल किया, देखिए जब पुश किया तब करंट की डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन में फ्लो किया, और जब हमने इसको, अभी डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। ठीक है, लेंजेस लॉ की हम देखेंगे आगे डायरेक्शन की बात। ठीक है, अभी के लिए बस ये देखो कि जब हम पुश कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब पुल कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में से। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। नाउ फर्दर, ओके, मोर एवर व्हेन द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड अवे और अवे फ्रॉम द कॉइल रिफ्लेक्शन और ऑपोजिट टू ऑब्जर्व विद द नॉर्थ पोल और सिमिलर मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा जब हमने क्या किया, जब हमने मैग्नेट को, ये तो नॉर्थ पोल को हमने कॉइल की तरफ रखा है, जब हम साउथ पोल को कॉइल की तरफ रखेंगे उसके बाद पुल और पुश करेंगे इसे, तो जो हमें रिज़ल्ट मिला था नॉर्थ वाले, इस वाले केस के लिए, उसके ऑपोजिट रिज़ल्ट मिल रहा है। मतलब क्या है इसका मतलब है कि जब, जैसे कि सपोज जब मैं इसको क्या किया, वैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब इसको पुश करेंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप हुआ इसमें। ठीक है, और नॉर्थ पोल कैसे डेवलप होता है, जब यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अभी इसको हम लेंजेस लॉ से समझेंगे। ठीक है, और ओके, तो ये नॉर्थ पोल में इस तरह के एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, और जब मैं इसको क्या करूँगा, पुल करूँगा पहले केस में तो क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले केस में जब पुल कर रहा हूँ तो, पुश कर रहा हूँ तो पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज इस कॉइल में। ठीक है, और जब मैं साउथ पोल को इस तरफ साउथ पोल रख के पुश करता हूँ, फिर पुल करता हूँ तो पहले यहाँ पर क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले यहाँ पर क्लॉकवाइज, अगर यहाँ साउथ है नॉर्थ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, फिर इस एंड में, फिर जब पुल करूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके ऑपोजिट है बेसिकली, है ना, ये ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ेंगे फिर, फर्दर द डिफ्लेक्शन एंड व्हेंस करंट इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड द पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर। ठीक है, साथ ही साथ क्या देखा गया, जब हमने मैग्नेट को फास्ट पुश किया या फास्ट पुल किया, मोशन की स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है, तो करंट और डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। ठीक है, तो किस पे, इससे हमें बात क्या समझ में, रेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किस, यही नहीं कि बस मोशन है, मोशन किस रेट से हो रहा है, कितना तेज मोशन हो रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इस बात को समझना।
ओके नाउ इसके बाद देखते हैं इंस्टेंट व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड फिक्स इन द कॉइल C1 इज मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द मैग्नेट द सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व। तो ऐसा नहीं कि बस मैग्नेट को ही मूव करने पे ऐसा हमें रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और कॉइल को भी मूव करें, मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और कॉइल को मूव करें, तब भी हमें सेम रिजल्ट दिखाई दे रहा है, मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मोशन मैग्नेट का नहीं, रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच में जो मोशन हो रहा है तब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इट शोज दैट इट इज़ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। ठीक है, तो यानी कि क्या रिजल्ट हमें समझ में आया कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में, ठीक है, कॉइल, वो भी कॉइल क्या है, हम क्लोज कॉइल है, ठीक है, क्लोज लूप है ये। ओके, ओपन लूप होगा तो करंट नहीं होगा डिटेक्ट उसमें, ठीक है, हमें पता ओपन सर्किट हो जाएगा वो। जब क्लोज है ये तब इसमें हमें करंट शो होगा। ओके, डिटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली करंट। आई होप पहला एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर होगा। इसकी कंक्लूजन जो इन्फेरेंस है इसका, कि क्या क्या समझ में आया इससे हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें भी समझ में आएगी। ठीक है, उसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा एक्सपेरिमेंट को भी देखते हैं कि दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट से मिलता जुलता क्या किया गया। ठीक है, जिसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट है 6.2। इन द फिगर 6.2 द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ सेकेंड कॉइल C2 कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, अब क्या किया हमने, बार मैग्नेट सेकेंड कॉइल को कनेक्ट किया। देखो, बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंड कॉइल। अब बार मैग्नेट यूज़ नहीं किया, यहाँ क्या यूज़ किया है, एक दूसरी कॉइल यूज़ की है। देख तो C2, बार मैग्नेट की जगह क्या है, C2 कॉइल यूज़ की है, और C2 कॉइल को कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी। समझ में आया कि बार मैग्नेट को हटा दिया, दूसरी कॉइल को, पहला कॉइल तो वैसे ही है C1, ठीक है, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, और दूसरे में हमने कॉइल लिया है, उसके साथ क्या लगाया, उसमें हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया उसे। The steady current in the coil C2 produces a steady magnetic field। ठीक है, और अगर करंट फ्लो करेगा उसमें C2 कॉइल में, जब बैटरी से कनेक्ट करंट फ्लो करेगा तो उसमें स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो हम चैप्टर नंबर 4 से देख चुके हैं। ठीक है, कि स्टेडी करंट मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है करंट, तो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एज कॉइल C2 इज मूव टूवर्ड द कॉइल C1 द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन। ठीक है, जब स्टेशनरी है ये, करंट फ्लो कर रहा है इसमें स्टेडी, करंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रही है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा पहली कॉइल में, आंसर है नहीं आएगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इसको अगेन एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया ये। ठीक है, फिर से जब मैं उसे मूव करूँगा तो अगेन जो पहला रिजल्ट था, पहला केस में जो रिजल्ट था वैसे रिजल्ट आएगा। मतलब जब मूव करूँगा, रिलेटिव मोशन करूँगा, तब पहले वाले में गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो मूव टूवर्ड द कॉइल C1 द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन, दिस इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल C1। ठीक है, तो कॉइल C1 में डिफ्लेक्शन आएगा। When C2 is moved away, the galvanometer shows a deflection again। और जब C2 को मैं दूर ले जाऊंगा तो फिर से डिफ्लेक्शन आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज कॉइल इज मोशन, और ना जब तक कॉइल मोशन में है तभी तक डिफ्लेक्शन होगा। ओके, when the coil C2 is held fixed and C1 is moved, the same result are of। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप C1 को मूव करो या C2 को मूव करो, डिफ्लेक्शन तो तब रिलेटिव मोशन होगा जब उनके बीच में डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये करंट फ्लो स्टेडी करंट होना चाहिए, और ठीक है स्टेडी करंट रहना चाहिए वहाँ, तभी मैग्नेटिक स्टेडी रहेगी। ओके, वो भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बेसिकली एक सॉलिनॉइड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगेन इट इज़ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल दैट इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा फर्क नहीं है, बस पहले केस में बार मैग्नेट था, दूसरे केस में करंट कैरिंग कॉइल है। ओके, स्टेडी करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट में बढ़ेंगे अब। द अबाउट टू एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल एंड टू कॉइल रिस्पेक्टिवली
Through another experiment, Faraday showed that this relative motion is not an absolute requirement. लेकिन फैराडे ने क्या किया, एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया और ये शो किया कि करंट इंड्यूस करने के लिए रिलेटिव मोशन का होना भी ज़रूरी नहीं। ठीक है, देखते हैं तीसरा एक्सपेरिमेंट। Faraday shows that relative motion is not an absolute requirement. Figure 6.3 shows two coils C1 and C2 held stationary. Coil C1 is connected to galvanometer G while the second coil C2 is connected to a battery through a capping key. देखो अब क्या किया है, C1 को हम फिर से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो दूसरी कॉइल है उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया और एक टैपिंग की लगा दी है। ठीक है, जब इस की को हम टैप करते हैं बेसिकली तब ये सर्किट कंप्लीट होता है और तब करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या किया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अब क्या किया हमने, है ना, और ऑब्जर्वेशन क्या थी, और ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। पहले दो से थोड़ा फ़र्क है इसमें। It is observed that the galvanometer shows a momentary deflection when the tapping key is pressed. ठीक है, तो क्या देखा गया, जब हमने इस टैपिंग की को टच कराया, मतलब क्लोज किया इस सर्किट को, मूव नहीं किया है। ठीक है, जब टैपिंग की ओपन होगी तो क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन आने का सवाल ही नहीं उठता। टैपिंग की को क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो करने लगा। तो उस मोमेंट में जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि करंट फ्लो करना स्टार्ट करे तब भी यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन नहीं, जब हमने टच कराया उसी मोमेंट में, मोमेंटरी लिखा है ना, उस मोमेंट के लिए यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा। ये बात को समझना ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इमीडिएटली है ना, उसी टाइम में डिफ्लेक्शन आएगा। इफ़ द की इज हेल्ड प्रेस कंटिन्यूसली देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, की को प्रेस करके रखो, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर मोशन नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, मोशन बिल्कुल नहीं कर रहे, स्टेशनरी रखा दोनों को। ठीक है, इसके अलावा व्हेन द की इज रिलीज्ड अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड अगेन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन जब हमने क्या किया, की को जब हमने प्रेस करके रखा तब तो करंट फ्लो कर रहा है, तब तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं है। इसमें तो करंट फ्लो करेगा, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लेकिन इस की को जैसे मैंने ओपन किया उस मोमेंट के लिए अगेन फिर से डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज ड्रामेटिकली व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू कॉइल अलोंग देयर एक्सिस। और अगर क्या किया मैंने, एक आयरन रॉड को यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ, मैं एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ, तो ये डिफ्लेक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। जब हम ये डिफ्लेक्शन कब बढ़े, और डिफ्लेक्शन जब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से टैपिंग की को क्लोज और ओपन कर रहा हूँ, उस मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थी। ओके, ऑब्जर्वेशन थी, और इसको आप समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसको हम समझते हैं, इसके रिजल्ट को समझते हैं। तो देखो बेसिकली क्या हुआ है, पहले अगर इसमें देखें तो मैंने वैसे आपको बता ही दिया कि देखो यहाँ अब फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझना है पहले, तो अगले पैराग्राफ में वैसे डिटेल में फ्लक्स आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ ही लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या बेसिकली, इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के नाम में बोलूँगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलूँगा मैं, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द एरिया। ठीक है, एक एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, तो एक एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, एक एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि एरिया में बोलता हूँ 10 एरिया है। ठीक है, एरिया कितना 10 है, और फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इससे, तो मैं बोलता हूँ 10 है या 20 है। ओके, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एक बहुत वेग टर्म में मैंने बोला है, अभी हम उसको परपेंडिकुलर, इन दोनों का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका सेम कॉम्पोनेंट एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, उसको आप आगे देखेंगे। ठीक है, अब एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको और कुछ और बताने चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लक्स क्या बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ
एरिया, ठीक है, जिस एरिया की हम बात करेंगे। तो देखो इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, सपोज़ मैं बोलता हूँ इनिशियल पोजीशन में सपोज़ 10 पास हो रही है, ठीक है, 10 जब यहाँ रखा मैग्नेट को, और जब मैं इसे मूव करता हूँ ना, यहाँ लेके आ गया मैग्नेट को, अब कितनी पास हो रही है, 20 पास हो रही है, ठीक है। पास आएगा तो ज़्यादा पास होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अब, ठीक है, तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो फील्ड लाइन बढ़ गई ना 10 से 20, और कितने टाइम में, तो सपोज 2 सेकेंड में। तो रेट क्या है चेंज, जो फील्ड लाइन का चेंज आया, ठीक है, कितना आया 10 माइनस 20 माइनस 2 20 माइनस 10 10, और किस रेट से चेंज हुआ 10/5 फील्ड लाइन चेंज हो रही है पर सेकेंड, ये रेट से फील्ड लाइन चेंज हो रही है। फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है 5, ओके। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, देखो फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। और नेचर में एक बात ध्यान रखना, जो किसी भी चेंज को नेचर रजिस्ट करती है, ठीक है, किसी भी चेंज को नेचर रजिस्ट करती है। एग्जाम्पल अपने इनर्शिया पढ़ा है, जैसे कि एक बॉडी है रेस्ट में, तो अगर आप उसको मूव करना चाहोगे तो उस चेंज को वो रजिस्ट करेगी, उसी की वजह से इनर्शिया ऑफ मास है। एक बॉडी है जो मूव कर रही है, उसको आप स्टॉप करना चाहोगे तो वो रजिस्ट करेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे ही जब इसमें फ्लक्स चेंज कर रहे हो आप, मोशन करके फ्लक्स को, मैग्नेट को मूव करके फ्लक्स की चेंज कर रहे हो फ्लक्स को, ठीक है, फील्ड लाइन को चेंज कर रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग चेंज कर रहे हो उस एरिया से, तो क्या हो रहा है, उसको रजिस्ट कर रहा है, और उसको रजिस्ट कर रहा है तो कैसे रजिस्ट कर रहा है, तो उसी के लिए वो करंट उसमें इंड्यूस हो रहा है, उसका रिजल्ट है करंट इंड्यूस हो रहा है, जो चेंज को रजिस्ट करने का रिजल्ट है इंड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी बता देता हूँ आपको। देखो क्या होगा, क्या चाह रहा है वो, मोशन को स्टॉप करे, मोशन ना उनके बीच में, रिलेटिव मोशन ना हो। इस रिलेटिव मोशन को किल करने के लिए, रिलेटिव मोशन को स्टॉप करने के लिए क्या कर सकता है ये कॉइल। तो कॉइल क्या करता है, यहाँ आपको बताया मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को कौन रिपेल करेगा, एक नॉर्थ पोल ही रिपेल करेगा, ठीक है। अगर ये नॉर्थ पोल बन जाता है तो इनमें रिपल्शन होगा, ठीक है, रिपल्शन होगा तो क्या होगा, और हम मोशन इस तरफ कर रहे हैं तो ये मोशन को अपोज करेगा कि नहीं करेगा, है ना। मोशन इधर कर रहे हैं और नॉर्थ पोल बन जाता है, रिपल्शन आएगा तो इस मोशन को अपोज करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, करंट कैरिंग कॉइल में अगर करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये वाला साइड इसका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ओके, और ऑपोजिट साइड यहाँ साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। बेसिकली डाईपोल एक साथ ही बनता है, मैग्नेट डाईपोल, है ना। तो ये नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल ये जनरेट हो जाएगा और ये इसको अपोज करेगा। आई होप ये समझ में आएगा। जब इसको पुल करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से अगेन ये चाहेगा कि 20 से 10 ना हो जाए, फिर से वापस 20 फ्लक्स है 20 रहे, अब ये चाहेगा 20 से 10 ना हो जाए, फिर से अपोज करेगा मोशन को आप कैसे अपोज करेगा, यहाँ साउथ बन के। अब साउथ है, हम क्या ले जा रहे हैं इधर, इसको अट्रैक्शन आ जाएगा इसमें, ना अट्रैक्ट करेगा तो मोशन को फिर से गिल करेगा, ठीक है। इस तरह से आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, और उसका करंट फ्लो करेगा इस तरह से। तो ये बेसिकली ये लेंजेस लॉ है, ठीक है, लेंजेस लॉ कंजर्वेशन एनर्जी को ये वैलिडेट करता है, ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि क्या कहानी थी ये, ठीक है। इसके बाद अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ होगा। देखो तीसरा एक्सपेरिमेंट में जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तब कितना फ्लक्स था, कोई फ्लक्स नहीं था, जीरो फ्लक्स, क्योंकि करंट ही नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी। जब करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ उस मोमेंट पे कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई यहाँ पर, तो कितना फ्लक्स हो गया, सपोज 50 हो गया, 0 से 50 हो गया यहाँ फ्लक्स इस एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसको ये अपोज करेगा, कैसे अपोज करेगा, इस फ्लक्स के चेंज को ये अपोज करेगा, कैसे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर भी करंट फ्लो करेगा, ताकि यहाँ पर क्या जनरेट हो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो, ताकि फ्लक्स को क्या कर सके ये, तो इसके फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स के चेंज को रोक सके, ओके। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो जब भी चेंज इन फ्लक्स की बात होगी, दोनों में यही चीज़ कॉमन थी ना एक्सपेरिमेंट में, चेंज इन फ्लक्स को स्टॉप करने के लिए क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस वाली कॉइल में, ठीक है, C1 कॉइल में करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये इसका मेन कॉज है, ठीक है। तो आई होप इंड्यूस करंट क्यों फ्लो करता है, फैराडे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की।